रिज्यूम करने जा रहे हैं, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके बारे में बात करनी है मुझे आपसे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कोनॉर्मल पॉइंट तक। अब कोनॉर्मल पॉइंट क्या होता है मैंने कल आपको समझाया था, तो वहीं से बात करेंगे। तो कोनॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं भैया आपके, मैंने आपको बताया था कि भैया मेरे पास एक पॉइंट है। अब वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जो जहां से हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम एक एक्सटर्नल या इंटरनल पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेंगे, वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे वैल्यूज ऑफ स्लोप पे। अब स्लोप क्या है, स्लोप आपके पास m1 m2 m3 है, तो m1 m2 m3 पे डिपेंड करेगा। अगर तीनों रियल वैल्यूज दे देते तो मैक्सिमम 3 रियल नॉर्मल्स आपके पास हो सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, तीनों रियल नहीं है, तो ऐसे केस में एक रियल मिलेगा, तो एक सिंगल नॉर्मल होगा। फिर हमने देखा था कि को नॉर्मल पॉइंट होंगे क्या, जिस पॉइंट पे जाके ये इस पॉइंट h कॉमा k से पास होने वाली लाइन नॉर्मल की तरह एक्ट करने लगेगी, नॉर्मल की तरह एक्ट करने लगेगी, वो पॉइंट, ये दूसरी वाली लाइन जहां पे नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, तीसरी वाली लाइन जहां पे नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी, वो तीनों पॉइंट्स जो है आपके क्या कहलाएंगे बेटा, को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, पहली प्रॉपर्टी इसकी, इसमें टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 2 मेंस तक यूज हो जाती हैं, तीसरी वाली सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए बेटा। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसके अंदर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ordinate of feet of 3 normals drawn to a parabola from a given point is 0। ordinate का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड किया, यहां पे हमने यहां से -2a को कॉमन निकाल लिया, m1 m2 m3 बचा, m1 m2 m3 की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है। यहीं पे हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी अगर लेंगे, क्योंकि मुझे इसी का इस्तेमाल करना है, तो या अगले पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी सब लोग लिखें, अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं सेकंड प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, आप पूछ सकते हैं मुझे बीच में टोक के, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, आज हम ये चैप्टर एकदम बलि चढ़ा देंगे। फॉर्म्ड बाय the feet of 3 normals lies on the axis of the parabola ठीक है। ये है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये क्या चीज है, इसको समझाते हैं बेटा। आपने क्या बोला कि मेरे पास में ये दे रखा है एक पैराबोला, ऐसे क्या, ऐसे क्या, एक पॉइंट क्या है यहां पे है, तो आपने क्या किया, ये ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, एक ऐसे रख लेते हैं और एक ऐसे रख लेते हैं। ये सब को नॉर्मल पॉइंट्स है। ये पी पॉइंट है मेरे पास में, कितना है पी, आपके पास में कितना था, एच कॉमा के। ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई, मेरे पास कौन कौन सा हो गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, सॉरी ये ए नहीं लेते, ए इधर लेंगे ताकि हमें आराम से ट्राइंगल बन सके अपना। ठीक है। तो ये ले लिया हम लोगों ने ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये 3 को नॉर्मल पॉइंट है, मतलब इस जगह पे ये लाइन जो है नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही होगी। ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं टेंजेंट के तौर पे, तो 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बनाएगी। तो इसका ये कहने का मतलब है बेटा कि अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर दूं, इसको, इसको और इसको, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड रहेगा ना बेटा, सेंट्रॉइड आपका एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे आना चाहिए। तो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आना चाहिए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे। ठीक है। लास्ट वाले से हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, क्या रेफरेंस लेंगे, पॉइंट का रेफरेंस लेंगे। ठीक है। ए एम वन स्क्वायर माइनस टू ए एम वन, ए एम टू स्क्वायर माइनस टू ए एम टू, ए एम थ्री स्क्वायर माइनस टू ए एम थ्री, इस पैराबोला पे कोऑर्डिनेट्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ए एम वन स्क्वायर माइनस टू ए एम वन,
यहां पे बी कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लेंगे, बी के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे am2 का स्क्वायर माइनस 2am2, और यहां पे मैं सी कोऑर्डिनेट ले रहा हूं am3 का स्क्वायर माइनस 2am का 3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या किया, यहां पे ले लिया। इसने क्या बोला, सेंट्रॉइड कहां पे लाई करना चाहिए, सेंट्रॉइड आपके एक्सेस पे लाई करेगा। सेंट्रॉइड होता क्या है बेटा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, यहां साइड में देखने की कोशिश कीजिएगा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में x3 y3। तो सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका हो जाएगा बेटा क्या, सेंट्रॉइड। इसका मतलब अगर मैं बात करना चाहूं सेंट्रॉइड, तो m1 ये वाला मतलब x1 x2 x3 इनका सम डिवाइडेड बाय 3, या y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसने बोला है कि ये पॉइंट आपके किस पे होना चाहिए, एक्सिस पे। ये एक्सिस कौन सा है बच्चे, ये एक्सिस है x एक्सिस, ये वाला एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंट्रॉइड मेरा एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो भी पॉइंट ही तो है, पॉइंट में दो चीजें होती है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट सॉरी जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे क्या होता है, 0। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं सेंट्रॉइड के हिसाब से, मैं y वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं पॉइंट ये x, y लेके चल रहा हूं, तो मुझे बस ये प्रूव करना है कि अगर एक्सेस ऑफ x पे होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, -2am2 -2am1 -2am3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से क्या निकाल लूं, -2a निकाल लूं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। और ध्यान से अगर देखो तो m1 प्लस m2 प्लस m3, यहां से इसका सम कितना आ रहा था बेटा, 0 के बराबर आ रहा था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2a टाइम्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर कितना आ गया, 0। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, 0। तो इसका मतलब जो सेंट्रॉइड था उसमें ये कुछ भी मिले मुझे मतलब नहीं है, x क्या मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन y कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो यहां पे मैं इसे x, 0 लूंगा, मतलब ये सेंट्रॉइड जो हो जाएगा उसमें y की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू इक्वल टू कितने के बराबर हो गई, 0। इसका मतलब यस, ये आपके x एक्सिस पे लाई करने लगेगा। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर समझ में आया तो यस और डन लिखिए चैट में, या फिर अनम्यूट करके बोल दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए। आ गया सर समझ में। कोई डाउट किसी को तो प्लीज पूछो, अनम्यूट करके पूछो बच्चे। बढ़िया, बढ़ो आगे, नोट कर लिया, बढ़िया। साहिल, बढ़ो आगे, नोट कर लिया बच्चे, नोट कर लिया। यस सर। चलिए, किसी को नोट करना है, टाइम और चाहिए तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी को नोट करना हो तो उनसे बोल देना, मैं पीछे कर दूंगा। थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी, ये मेंस में नहीं पूछी जाती, प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है लेकिन बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब पहले मैं इस प्रॉपर्टी का लॉजिक समझाता हूं आपको। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया आप पैराबोला बनाओ पहले, उसके बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रॉपर्टी लिखने का फायदा भी बनेगा। पहले अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, अगर हम समझ गए तो प्रॉपर्टी बताने में भी आसान रहेगा। एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि भैया एक पॉइंट है मेरे पास, वहां से मैंने क्या किया, 3 नॉर्मल्स बनाए। एक पॉइंट था जिससे मैंने 3 नॉर्मल बनाए थे, ठीक है। अब आपने बोला कि 3 नॉर्मल हमने बना दिए। अब ये पॉइंट की जो लोकेशन है,
अब ये कोई क्लोज फिगर तो है नहीं, पैराबोला कभी भी क्लोज फिगर नहीं होता। कौन कौन क्लोज फिगर होते हैं? सर्कल आपका क्लोज फिगर होता है, इलिप्स आपका क्लोज फिगर होता है, हाइपरबोला भी आपका क्लोज फिगर नहीं होता और पैराबोला भी आपका क्लोज फिगर नहीं होता। तो तीन नॉर्मल के लिए क्या ये पॉइंट का आउटसाइड होना जरूरी है क्या? ये जो पॉइंट है जहां से हम तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्या उसका आउटसाइड होना जरूर है? तीन नॉर्मल तभी आएंगे जब पॉइंट M1 आउटसाइड होगा सर। M2 और M3 किसको बिलोंग कर जाए? रियल नंबर को। तो क्या ये पॉइंट जहां से तीन नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, क्या उसका आउटसाइड होना जरूरी है क्या? होना चाहिए सर। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर जरूरी नहीं है तो कोई कंडीशन होनी चाहिए कि भैया अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो मेरा पैराबोला तीन रियल नॉर्मल्स रखेगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी तो रियल नॉर्मल नहीं रखेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया एक आउटसाइड पॉइंट जरूरी नहीं है, पॉइंट इनसाइड का मेरा कहने का मतलब है ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनसाइड का मतलब यही सेक्शन है। हम ये मान के चलते कि इन्फिनिटी पे जाके क्लोज हो गया होगा ये, या घूम के आ गया होगा, बहुत कुछ माना है, बहुत अनशंट थ्योरीज है, वो सब छोड़ दो। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस सेक्शन में अगर पॉइंट होगा तो मैं इनसाइड पॉइंट काउंट करके चलता हूं, इस सेक्शन में अगर पॉइंट होगा तो आउटसाइड पॉइंट काउंट करके चलता हूं। तो अगर इनसाइड पॉइंट है तो क्या वो तीन नॉर्मल नहीं दे सकता? क्या दे सकता है पैराबोला के केस में। तो इसका मतलब है वहां पे कोई कंडीशन होनी चाहिए। इनसाइड पॉइंट है, पॉसिबिलिटी है कि तीन नॉर्मल मिल जाए, आपको मिल सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आइए उस कंडीशन को निकालते हैं। हाँ भाई, तो आइए चलिए लिख लिए। अब प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ थ्री नॉर्मल्स if three normals drawn to any parabola, three normals drawn to any parabola, y square is equal to 4ax from a given point h comma k be real, then h is greater than 2a. If three normal drawn to any parabola y square is equals to 4x from a given point h comma k be real, then h is greater than 2a. ये वो कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, h कॉमा के पॉइंट था ना, उससे तीन नॉर्मल अगर ड्रॉ हो सकते हैं, तो अगर कोई कंडीशन फुलफिल होगी h कॉमा के केस में h आपका ग्रेटर देन 2a है, ये वो कंडीशन है। अगर ये फुलफिल होगी तो आपका क्या हो जाएगा? उस पॉइंट से तीन नॉर्मल होंगे। अब चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो चाहे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना देता हूं यहां पे, चाहे वो इंटरनल पॉइंट हो। अब इंटरनल में कौन सा पॉइंट आ सकता है? ये देखिए, इंटरनल में कोई भी ये पॉइंट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, कोई भी पॉइंट आ सकता है, या वो एक्सटर्नल पॉइंट हो। ये सारी चीजें यहां पे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इफ three normal drawn to any parabola y square is equals to 4x from a given point h comma k be real, then h is greater than कितना हो जाएगा? 2a। बात करते हैं प्रूफ की यार। ठीक है, चलिए प्रूफ पे बात करते हैं। तो हमने आपसे क्या बोला था? मेरे पास तीन कंडीशंस दे रखी हैं, ये तीनों की तीनों कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कंडीशंस यहां पे लिख रहा हूं साइड में। m1 प्लस m2 प्लस m3 फिर बना दूंगा फिगर इज इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी? m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस h अपॉन a। तो ये हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट m1 m2 m1 m3 m2 m3, ये हो जाएगा 2a माइनस h अपॉन a। एंड द लास्ट वन इज m1 m2 m3
माइनस के अपॉन ए। ठीक है, अब ये 3 है, इन तीनों के अपार्ट अब मैं क्या करने जा रहा हूं यार, मैं कंडीशन सेलेक्ट करने जा रहा हूं कि वो मैं निकालना चाहता हूं। भाई एक बात बताओ, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर, अब m1 m2 m3 क्या है, m1 m2 m3 स्लोप्स हैं, किसके, इस नॉर्मल के, इस नॉर्मल के और इस नॉर्मल के। तो m1 m2 m3 क्या है, स्लोप्स हैं। तो m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर और m का, क्या ये आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा क्या, हाँ या ना? हाँ सर। m1 भाई एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, m2 एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, m3 एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, तो तीनों के स्क्वायर का सम ग्रेटर देन 0 रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि ये आएगा कैसे, लेकिन ये चीज आई कहां से? ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से कुछ हिसाब किताब लगाया है, लेकिन ये चीज अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको पता है क्या, m1 m2 और m3 अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं बताता हूं आपको। m1 का स्क्वायर मिलेगा, m2 का स्क्वायर मिलेगा, m3 का स्क्वायर मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ कितना मिलेगा, m1 m2 m2 m3 m3 m1 ये मिलेगा। तो इस पार्ट को यहीं रख लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो m1 स्क्वायर m2 का स्क्वायर और m3 का स्क्वायर इज m1 प्लस m2 प्लस m3 उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 m2 m3 m3 m1 इसके बराबर होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। ये आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बस यही तो है। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। है ना? अब बताओ ये सारी वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी है क्या, क्या ये मेरे पास है क्या, मुझे यही तो चाहिए। तो ये कितना है ये बताओ, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा बताओ जरा? 0। 0, खत्म मामला। 0 का स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये पार्ट बताओ, 2 टाइम्स ऑफ कितना है आपके पास में, 2a माइनस h अपॉन a, और ये पार्ट, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन किससे बड़ा था, 0 से। तो m1 स्क्वायर m2 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर। भैया ये मैंने फैक्ट का यूज किया है कि अगर मैं m1 का स्क्वायर करूं, m2 का स्क्वायर करूं, m3 का स्क्वायर करूं, 3 स्क्वायर्ड क्वांटिटीज का अगर मैं सम करना चाहूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, तो मैंने फैक्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया आपके पास m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर, वो ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने इसको देखा कि मुझे मिलेगा कहां से, ये मुझे मिलेगा यहां से। ठीक है, कि m1 प्लस m2 प्लस m3 उसका होल स्क्वायर किया गया, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, सर ये चीजें मैं कैसे जानूं? बेटा क्वाड्रेटिक में यही सब कुछ तो करते रहते हैं। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा होता या मैंने आपको पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक पढ़ाया होता तो आपके लिए क्वेश्चन ही ना रहता। ठीक है, आपको पता होता कि हाँ ये चीज मैं निकाल सकता हूं, सर कोई टफ चीज है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बस काम खत्म हो गया बेटा। इसी चीज को मैं आगे यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे। अब इसका कोई मैटर नहीं है, अब ये चीज आ गई है यहाँ पे, 0 का स्क्वायर इज 0, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 तो खत्म कर दो, मेरा कहने का मतलब खत्म ही कर दो इसको, तो 2 को खत्म कर दो, माइनस को आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो माइनस को अंदर भेज दो, ज्यादा सही रहेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया, h माइनस 2a डिवाइडेड बाय a, दिस इज लेस देन 0। तो आप क्लियरली बोल सकते हो बेटा कि देखो a भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि पैराबोला में a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो a किसको रिप्रेजेंट करता है? सर फोकस के कोऑर्डिनेट। अरे नहीं यार, फोकल लेंथ मतलब एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस है? वर्टेक्स से लेके फोकस के बीच की डिस्टेंस है a, इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा कैसी ली जाएगी बच्चे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बचा कितना, h माइनस 2a लेस देन 0, मतलब h इज लेस देन 2a। बात समझ में आई या नहीं आई? ऊपर आओ, उसके बाद में मैं आगे का काम करता हूं। इसमें छोटी सी चीज और है जो मुझे बतानी है, बस काम खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ, इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी आपको ऐसा लगा कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आया? इसने यही तो बोला था कि 3 रियल नॉर्मल होंगे तो h इज ग्रेटर देन 2a आएगा। अच्छा लेस देन लिख दिया क्या इसमें, क्या हो गया ये?
अरे नहीं, ये इनइक्वलिटी सिंबल यहां नहीं बदलेगा रे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, माइनस इसी में कंज्यूम कर लिया, इस तरफ भेजा ही नहीं। अगर मैं दोनों तरफ माइनस, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा 2a माइनस h, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने माइनस से, तब आपका इनइक्वलिटी चेंज होना चाहिए। समझ गए ओके मेरी सर। बात बदली है ना? अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ, जैसे यहां भी एक माइनस था, तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां खत्म करने की कोशिश करता, तो इनइक्वलिटी सिंबल चेंज होता। अब नहीं होगा, h ग्रेटर देन 2a आएगा। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी, उसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, मैंने माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया, साइन भी चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, या तो माइनस को आप यहां कंज्यूम कर लो, या तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। कंज्यूम करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर कंज्यूम नहीं करोगे, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है दोस्तों? ठीक, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाली सिचुएशन आ गई आपके पास में, है ना? तो ये h ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है भाई, h ग्रेटर देन 2a क्या कहना चाहता है? एक सेकंड देना। हाँ भाई, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि h ग्रेटर देन 2a। अब इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया मैंने, ये कंडीशन ली कैसे, मैंने लेट किया है इस केस में, यहां पे मैंने लेट किया है इस केस में, यहां पे क्या m1 m2 m3 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 नहीं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्रेटर देन 0 नहीं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। M1 M2 M3 ये क्या होना चाहिए आपका, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा, रियल नंबर होना चाहिए। वो चीज कंसीडर किया है मैंने, तभी ये ग्रेटर देन 0 में लिख पाया। अगर मैंने ये कंसीडर नहीं किया होता और मैंने बोल दिया होता कि M1 M2 M3 तो कोई भी वैल्यू ले सकता है बेटा, कॉम्प्लेक्स भी ले सकता है, तो किसी भी केस में आप इसे ग्रेटर देन 0 नहीं कह सकते, फिर लेस देन 0 भी आ सकता था, आपको नहीं आइडिया होगा उसके बारे में। ठीक है, तो M1 M2 M3 आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए रियल नंबर्स का स्क्वायर का सम जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, मैंने ये लेट किया है कि ये रियल नंबर है, इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि जो मैं तीन नॉर्मल्स यहां पे यूज कर रहा हूं, उनमें M1 M2 और M3 तीनों के स्लोप कैसे हो गए, रियल हो गए। तीनों स्लोप रियल हो गए तो तीनों नॉर्मल भी कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। इसको लेट करके मैंने ये कंडीशन प्रूव किया है। अब बेटा ये कंडीशन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझता हूं, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, h क्या था, पॉइंट था ना मेरे पास, p पॉइंट था h कॉमा k, मतलब h है आपका x कोऑर्डिनेट, तो h इज इक्वल्स टू 2a। बताओ क्या हो जाएगा, h है आपका x कोऑर्डिनेट और ये वेरिएबल पॉइंट माना मैंने h कॉमा k, वेरिएबल पॉइंट है, तो h इज इक्वल्स टू 2a, मतलब x कॉमा y अगर ये होता तो x और y दोनों वेरिएबल होते आपके, तो x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, 2a तो कांस्टेंट रहेगा ना, बिकॉज a इज फिक्स्ड, 2 एक फिक्स क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एक फिक्स क्वांटिटी आएगा, तो h मतलब x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, तो वो y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, लेकिन अब मेरे को इनइक्वालिटी यूज करनी है, तो इक्वल टू के केस में तो मैंने बना दिया कि h इज इक्वल्स टू 2a, तो ये लाइन होगी, लेकिन इसने क्या बोला है, h आपका 2a से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब है, अगर ये पॉइंट आपका कितना है 2a,0, बड़ा मतलब राइट साइड, बड़ा मतलब राइट साइड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और यहां पे इक्वल टू नहीं लगा है तो ये सॉलिड लाइन, मतलब h इज इक्वल्स टू 2a को मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो कंसीडर करना रहेगा दैट इज द राइट साइड ऑफ दिस लाइन। अब प्रॉब्लम क्या है, राइट साइड तो ऊपर तक, कितनी ऊपर तक भी जा सकता है, तो क्या हम कितनी ऊपर तक भी पॉइंट लेंगे, क्या बिल्कुल लेंगे भाई, ऊपर तक, पूरे एरिया तक ये वाली वैल्यू जा सकती है, नीचे भी ये कितनी भी दूर तक जा सकती है, बस इस पर्टिकुलर सेक्शन का पार्ट होना
चाहिए इसको। मतलब अगर मैं लाइंस बनाना स्टार्ट करूंगा तो ये वाली पूरी लाइंस आपकी, ये सब सॉल्यूशन जोन है इसका। ऊपर भी है, मैं बना नहीं रहा क्योंकि h इज इक्वल्स टू 2a लिखा हुआ है। ये सब सॉल्यूशन जोन है इसका। मतलब h कॉमा के, अगर ये जहां मैं शेड कर रहा हूं इसको, इस तरफ कहीं भी होगा तो आपको 3 रियल नॉर्मल्स मिलेंगे। कहीं भी होगा तो 3 रियल नॉर्मल्स आपको मिलेंगे। आप बोलोगे सर नीचे सॉलिड कर दिया आपने। नहीं, सॉलिड नहीं किया है मैंने, ये बस ड्रॉ किया था उस टाइम के लिए, तो सॉलिड लाइंस नहीं है ये। आप इस चीज को ऐसे मत लीजिए कि सॉलिड है ये। तो इस तरफ h कॉमा के कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां से 3 रियल नॉर्मल्स बनेंगे ही बनेंगे। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। मैं आपकी वजह से रुका हुआ हूं, कहीं जूम करना है, जूम आउट करना है। मतलब अगर आपने h कॉमा के पॉइंट यहां लिया तो भी 3 रियल नॉर्मल मिलेंगे, यहां लिया तो भी मिलेंगे, यहां लिया तो भी मिलेंगे, यहां लिया तो भी मिलेंगे। इस जोन में कहीं भी लेंगे तो आपको 3 रियल नॉर्मल मिलेंगे। हो गया तो जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने खत्म कर लिया है। हो गया सर। डन है? यस सर। समझ आया सब लोगों को? नोट कर लो बेटा, ये एडवांस के हिसाब से टॉपिक है, ठीक है। मेंस में बस ये है कि 3 रियल नॉर्मल मिलेंगे, कंडीशन जान लो बस आपको, और कुछ नहीं होता उसमें। जूम कर देता हूं एक एक हिस्सा, उसकी आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, इसका लो फटाक से। स्क्रीनशॉट लो बेटा। डन? डन सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। डन? यस सर। मतलब h कॉमा के पॉइंट आपका यहां था ना, ये h कॉमा के, ये इस लाइन के राइट साइड में होना चाहिए, यहां पे कहीं पे होना चाहिए, तभी आपके 3 रियल नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, चलिए ये खत्म होता है मेरा को नॉर्मल पॉइंट और प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हल्की सी इंपॉर्टेंस रखता है एडवांस के हिसाब से। सर्कल, मेंस नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, मेंस का सिलेबस खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बस मेरे को मेरे को 3 चीज, पेयर ऑफ टेंजेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है आपको, और एक चीज और बतानी है, दिस इज मिडिल पॉइंट। ठीक है, मिडिल पॉइंट जब आपको गिवन हो तो आप कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों आपको ऑलरेडी पता भी है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। सर्कल थ्रू दी को नॉर्मल पॉइंट्स, सर्कल थ्रू दी को नॉर्मल पॉइंट, थोड़ा टफ होगा मेरे लिए बनाना इसको यहां पे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडवांस के लिए। तो सर्कल थ्रू दी को नॉर्मल पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग। बोर्ड पे तो हाथ जमा हुआ था, बना देता था मैं, पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहले सर्कल बनाते हैं। यार सर्कल बनने से पहले ही दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने यहां पे एक पॉइंट चूज किया, वहां से मैंने क्या क्या बना दिया, कहां कहां, एक ये ले लेते हैं, दूसरा रेफरेंस मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं कौन सी बुक, जी तिवानी। आप भी रेफरेंस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों पॉइंट से मुझे, अच्छा एक सेकंड रुक जाते हैं, ये बनाने से पहले मैं तीनों पॉइंट से क्या कर लेता हूं, आपका वो पास कर लेता हूं पहले, पैराबोला, तब तो फायदा है कुछ बनाने का, वरना तो सब वेस्ट ही हो जाएगा। पैराबोला और सर्कल का इन
तीन जगह पे क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए। और सर्कल का तीन जगह पे आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो हमने बोला ये ऐसा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बनाने में मुझे तकलीफ होती है। एक तो ये बिल्कुल घूमा नहीं, मैं इसका डायरेक्ट फिगर भी यूज कर सकता था बच्चे। कहाँ चला गया, जबरदस्ती कट करने की कोशिश की। हाँ, उन तीन पॉइंट से तो एक ये अगर टच करेगा, दूसरा कट करेगा, ठीक है। टच करा देते हैं यहाँ पे, और फिर एक कट करा देते हैं, ठीक है। अब इसे जूम करके थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बस। ये लो, मैंने बनाया थोड़ा इस हिसाब से है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है मैं वो समझा देता हूं आपको ना, पहले समझा दूंगा फिर। एक्चुअली ये है कि ये एक पैराबोला तुमको मिला हुआ है, आगे की चीजें नहीं देखते, ठीक है। ये एक पैराबोला तुमको मिला हुआ है। अब तुमको क्या है, इस पैराबोला पे तुमने कोनॉर्मल पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो कोनॉर्मल पॉइंट हम पैराबोला पे बना देते हैं। ये हो गया मेरे पास एक, ठीक है। दूसरा वाला हो गया ये कुछ इस तरीके से, तीसरा वाला हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो ये P पॉइंट है मेरे पास में, ये P है मेरे पास में H कॉमा K। अब यहां से मैंने क्या है, इस पैराबोला पे तीन कोनॉर्मल पॉइंट बना दिए, ठीक है। एक ये है, यहां पे हमने बना दिया है, तो यहां पे 90 डिग्री ले लेते हैं। यहां पे 90 डिग्री हो गया आपका, क्या हुआ, राइट में शेप को टूल बार है, वहां से बना सकते हो सही से, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे जाएगा ऐसे पैराबोला पे, तो यहाँ पे आपने एक 90 डिग्री बना दिया, और फिर यहाँ पे आपने बना दिया, ये एक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पी एच कॉमा के है, यहां पे एक 90 डिग्री बना दिया, यहां पे एक 90 डिग्री बना दिया, और यहां पे एक 90 डिग्री बना दिया। तो ये तीन कोनॉर्मल पॉइंट्स है, मतलब ये टेंजेंट है यहाँ पे पैराबोला पे, यहाँ पे भी टेंजेंट है पैराबोला पे, और यहाँ पे भी टेंजेंट है पैराबोला पे। ये पी एच कॉमा के पॉइंट ले लिया आपने। अब आपके साथ क्या दिक्कत है, अब आपसे बोला गया है कि मेरे पास ये चीजें तो मिल गई। अब इन कोनॉर्मल पॉइंट से यहां पे और यहां पे एक हमारा क्या पास हो गया भैया, सर्कल पास हो गया। तो मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। फिर से सुनो, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास एक पॉइंट है H कॉमा के, वहां से मुझे पता चला कि मैंने तीन नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, मतलब ये H कॉमा के जो है H ग्रेटर देन 2a वाले जोन में आता है, वहां से मैंने तीन नॉर्मल्स को ड्रॉ कर लिया। अब वो तीन नॉर्मल जो है उनके जो को नॉर्मल पॉइंट है एक और तीन, इन कोनॉर्मल पॉइंट से आपका क्या पास हो गया है, एक सर्कल पास हो गया है। अब इस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये मेरा टास्क है। तो यहां तक बताइए, यहां तक अभी तक समझ में आया, अभी तक तो कुछ है नहीं। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं बेटा, तो कैसे यूज करूंगा वो समझाने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास तीन पॉइंट है। अब वो पॉइंट है ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब मैं जो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं वो किसमें, नॉर्मल फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूं। तो ये कितना है, am1 स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ को नॉर्मल पॉइंट में नॉर्मल फॉर्म में ही चलता है। am2 का स्क्वायर -2 am2, और यहां पे कितना आ जाएगा, am3 स्क्वायर -2a
m3। ये 3 पॉइंट्स आपके पास कंसीडर कर लिए हम लोगों ने। अब बताओ मेरे को तीनों पॉइंट में एक जनरल पॉइंट कंसीडर करके मैंने निकाला था ना, जनरल पॉइंट का यूज करके कि m1 प्लस m2 प्लस m3। पहले मैं जनरल पॉइंट भी बना लेता हूं क्योंकि उसका भी यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। जनरल पॉइंट क्या माना मैंने, am स्क्वायर माइनस 2am है, वो आपके किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो जो पॉइंट है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाले सिस्टम में होगा ना, वो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के काम आता है। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन इस जनरल पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बताओ जरा, याद है किसी को? y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am का कितना हो जाता है, क्यूब। ये याद है सब लोगों को ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन है किसमें, स्लोप फॉर्म में। थोड़ा बहुत याद है ये वाला हिस्सा, बोलो। यस सर। भाई देखो ना, t के केस में कितना होता है, y इज इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at का क्यूब, यही होता था ना। इसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस t की वैल्यू माइनस m, यहां रिप्लेस कर देते हैं तो यही इक्वेशन आ जाती है। बस मुझे पता चल गया। अच्छा ये नॉर्मल जो है ये किससे पास कर गया, h k से, तो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, hm माइनस 2am माइनस am का क्यूब। इसको इधर ले आएंगे, am क्यूब। यहां से आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड से हमें फाइनल रिजल्ट याद रखना है, बस अपना कोई टास्क नहीं है। मैं सीधा आंसर भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका डेरिवेशन देख लो। तो ये कितना है, am क्यूब प्लस m टाइम्स ऑफ 2a माइनस h प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास इस नॉर्मल पे मैंने h k को सेटिस्फाई करा दिया। अब इसके तीन रूट हैं, तीन रूट कौन है, m1 m2 और m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ये कितना आ जाता है, 0। इसको मैंने फर्स्ट ले लिया इक्वेशन। दूसरा, दो का प्रोडक्ट करेंगे, m1 m2 m2 m3 m3 m1 इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन h अपॉन a, ये यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद में m1 m2 और m3 ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये माइनस के अपॉन ए के बराबर आ जाएगा। ये सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहां पे भी देखोगे, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप यहां पे आ जाओ। यहाँ पे हमने यही किया था, को नॉर्मल के केस में हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी, उसमें h k को सेटिस्फाई किया था। हमने बोला था नॉर्मल यहां से पास करेगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उसमें तीन रूट रहेंगे, m1 m2 m3, उसका आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ये तीन रिलेशन आ गए, m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 m2 m2 m3 m3 m1 m1 m2 m3, ये मेरे पास में तीन रिलेशन आ चुके हैं। अब आप बोलोगे सर यहां तक आपने इतनी रामायण कथा बता दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सर्कल कैसे आया, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब हम लेट कर रहे हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द कोनॉर्मल पॉइंट्स is this. Let the equation of circle which is passing through all the co-normal points is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. ये पास कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो लेट कर लिया ये, तो मैं बोलूंगा बेटा अभी तो लेट किया है, मुझे g, f और c की वैल्यूज यहां से निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है आपने लेट कर लिया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसके अंदर यहां पे, तो ये तीनों पॉइंट जो आपको ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉइंट पैराबोला पे है। पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन द स्लोप फॉर्म कौन दे रखा है, am स्क्वायर माइनस 2am। अच्छा, पैराबोला और सर्कल ये दोनों एक दूसरे को टच या कट जरूर कर रहे हैं। पैराबोला और सर्कल जैसे इस जगह पे टच कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है, इस जगह पे टच कर रहा है, ये भी हल्का सा कट हो रहा होगा। हमें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसको, बहुत एग्जैक्ट पिक्चर हम 3D पे ले सकते हैं, उसको मैं खोल के आपको दिखा दूंगा। तो ये चार जगह पे इसको कट करेगा, ये तो हमने बना दिया फिगर पहले, लेकिन वो मैथमेटिकली भी मैं प्रूव करूंगा कि एक सर्कल और पैराबोला ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax चार जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा अपने आप को। लेकिन मैं तो भाई ये कहना चाहता हूं कि इंटरसेक्ट तो कर रहा है, लेकिन पैराबोला और सर्कल ही तो कर रहा है। इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने हैं तो मुझे पैराबोला और सर्कल के बीच में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि पैराबोला की जो पैरामेट्रिक स्लोप फॉर्म में इक्वेशन है वो यही तो है,
यही तो है भाई, am स्क्वायर माइनस 2am, ये स्लोप फॉर्म में पैराबोला की इक्वेशन, या पैराबोला पे कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट को हम am स्क्वायर माइनस 2am ही तो बोलते हैं। तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट सर्कल पे भी तो आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को उठा के इस सर्कल की इक्वेशन में डाल देता हूं। जैसे ही मैंने पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डाला, यहां पे आ जाएगा am स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर, यहां पे -2am, यहां पे होल स्क्वायर, ये 2g am स्क्वायर, ये 2f -2am प्लस में कितना है c इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, am की पावर 4, यहां से कितना बन जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस ये कितना है 2ag m स्क्वायर, यहां पे कितना बनेगा, माइनस 2 इंटू 2 इज 4af m प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये मेरे पास बन गई am की पावर 4, है ना। यहां पे देखो 4a स्क्वायर प्लस 2ag टाइम्स ऑफ कितना हो गया m स्क्वायर माइनस 4afm प्लस में कितना हो गया c इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आप अगर ध्यान से देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, तो ये मेरे पास m की पावर 4 की इक्वेशन बन गई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 m में बन गया, क्योंकि a मुझे पता होगा। अगर ये सर्कल होता, मतलब जिसमें g f और c मेरे को फिक्स होते, तो g भी मुझे पता होगा, f भी मुझे पता होगा और c भी मुझे पता होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से m की इक्वेशन बन गई जिसके 4 रूट रहेंगे। अब वो 4 रूट कौन कौन रहेंगे उनको देख लेते हैं, m1 m2 m3 और m4। इसका मतलब इन चारों रूट्स का सम m1 m2 प्लस m3 प्लस m4 अगर मैं देखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब, लेकिन क्यूब का कोफिशिएंट तो अवेलेबल ही नहीं है ना। तो पहले क्या होता है, सिंगल सिंगल का सम, तो सिंगल सिंगल का सम करते हैं तो सेकंड हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट कितना है 4, सेकंड हाईएस्ट पावर होती क्यूब, क्यूब का तो कोफिशिएंट ही नहीं है, तो आंसर कितना हो गया 0। फिर लेते हैं दो दो के प्रोडक्ट का सम। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी ये ना सोचे कि सर इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये दो दो के प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा आपके पास में, अब ध्यान से देखोगे तो थर्ड हाईएस्ट पावर कौन सी है, स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट यूज होगा 4a स्क्वायर प्लस 2ag डिवाइड में कितना हो जाएगा a। फिर तीन तीन के प्रोडक्ट का सम m1 m2 m3 m1 m2 m4 और इस तरीके से चलेगा, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये वाला ये आ जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट पावर m की पावर 1, उसके कोफिशिएंट के सामने लगा दो नेगेटिव 4af डिवाइड में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, हमेशा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नीचे चलेगा। और सबके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा m1 m2 m3 m4, वो कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा आपके पास में c/a। अब बस रिलेशन भिड़ाने की बात है, बाकी सारा काम हो चुका है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूंगा, कौन सी वाली इक्वेशन, अच्छा अभी बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। लेकिन ध्यान से देखो, इसके ये 4 रिलेशन आ गए अपने पास। आप ध्यान से देखिए m1 m2 m3 m4 इक्वल टू 0 है। इसमें m1 m2 m3 आपको कौन मिल रहे हैं, ये देखो m1 मिला, m2 मिला, m3 मिला। तो m1 m2 m3 कौन है, a b और c। भाई तुम क्या कर रहे हो, पैराबोला की इक्वेशन को उठा के तुमने सर्कल में ही तो डाला है, तो उसमें m1 m2 m3 की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 3 पॉइंट तो वही आने हैं, चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा आना है। तो m1 m2 m3 ये हो गया आपके पास में। बस आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। इसको उठा के मैं अगर यहां पे रख दूं तो m4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो 0 प्लस m4 इक्वल टू 0, तो m4 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जनरल पॉइंट है
इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पावर 4 है, तो 4 रूट आने चाहिए थे। तो m1 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता कितना, m1 के लिए पॉइंट आ जाएगा आपका am1 स्क्वायर माइनस 2am1। m2 के लिए कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूंगा am2 स्क्वायर माइनस 2am2। m3 के लिए am3 स्क्वायर माइनस 2am3, और इसके लिए आ जाएगा am4 का स्क्वायर माइनस 2am4। लेकिन m4 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0,0। मतलब यहां से जो आपको 4 पॉइंट मिलने थे उनमें से एक पॉइंट क्या रहेगा, 0,0। इसका मतलब आपका सर्कल जो है वो कहां से, ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। तो याद करो जरा, अगर मैं इसे 0,0 सेटिस्फाई कराऊं इसके अंदर, तो 0, देखो पैराबोला तो जा ही रहा है ना 0,0 से। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप 0 0 0 0 डालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से m4 को 0 करते ही हमें पता चला कि फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0। तो 0,0 को हमने सेटिस्फाई कराया सर्कल में, तो ये आ जाएगा 2g टाइम्स ऑफ 0 2f टाइम्स ऑफ 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x यहां से मुझे कंक्लूड हुआ कि c की वैल्यू आ गई 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल्स टू 0। मेरे सर्कल की इक्वेशन सिर्फ इतनी रहेगी। अब काम बहुत आसान है, मुझे फटाफट बताओ कि यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पहले उन डाउट्स को लेते हैं, फिर मैं उसको यहां पे साइड में सॉल्व कर दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। जल्दी बताओ अगर यहां तक किसी को, देखो जेन्युइन सी बात है, डाउट आपको आ सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बिहेवियर चल रहा है। बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 2 ही चीज बतानी है मुझे, वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर किसी भी जगह कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एक डाउट तो ऑब्वियस है आपके दिमाग में आएगा ही, क्या सर इतना याद रखना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, एंड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, जस्ट मैं डेराइव करा रहा हूं। जल्दी बताओ। अरे बोल, कुणाल, एकता, मोहित, सुशांत, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। ऐसे आ ही रहा है मतलब सर, एक बार फिर करके देख लेंगे फिर क्लियर। हाँ सर, एक बार आपकी वो लेक्चर्स एक बार फिर खोल के देख लेंगे। अभी कोई दिक्कत इसमें अभी तक फेस करने को मिल रही है क्या? सर अभी नहीं मिल रही, जब घर पे एक बार प्रूव करेंगे, जब एक बार फिर सेट हो जाएगा दिमाग। ठीक है, बढ़िया है, फायदा रिकॉर्डिंग का ये भी है ना। चलिए, तो मैं ये वाला हिस्सा हटा रहा हूं बेटा, है ना, ये वाला नहीं हटा रहा, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो अगले पेज पे मुझे किस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं ये जो वैल्यू आई है, कौन सी, यहां वाली, इसमें c की वैल्यू को, यही तो मेरी इंपॉर्टेंट था, यही मेरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलूंगा। इस सेकंड इक्वेशन में भी c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। तो मैं इस इक्वेशन को अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो एक m की पावर 4, तो यहां पे आ जाएगा, अगला पेज है ये, c इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन, या ये नहीं लिखते, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, पहले ये पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं फिर ये लिखेंगे। तो पूरी इक्वेशन लिखने की बजाय इसे काट ही लेता हूं, ये भी एक टूल अपने पास है। ओहो, एक सेकंड बस। ठीक है, अब बेटा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू 0,
c इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकंड चल रही थी अपने पास। इसमें इन इक्वेशन सेकंड ये कितना हो जाएगा, a m की पावर 4 a स्क्वायर 2ac टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 4af m इक्वल टू हो गया 0। तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, m, तो a m क्यूब हो गया 4a स्क्वायर प्लस 2ac टाइम्स ऑफ m माइनस 4af इक्वल टू 0। हाँ या ना, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक? और m, अब देखो या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या तो ये 0 के बराबर हो सकता है। अब ये तो 0 के बराबर ऑलरेडी है ही भाई, ये जनरल कोऑर्डिनेट है, उसमें m की वैल्यू 0 ऑलरेडी है, तो m की वैल्यू 0 तो है ही, डालेंगे तो 0,0 सेटिस्फाई कर ही रहा है पैराबोला, बिल्कुल सही बात है। बचा कौन, ये, तो a m क्यूब 4a स्क्वायर 2ac टाइम्स ऑफ m माइनस 4af इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ध्यान से देखो इसके कितने रूट हो पाएंगे, इसके भी 3 ही रूट हो पाएंगे ना, m1 m2 और m3। और अगर इसने m1 m2 m3 दे दिया तो बेटा m1 m2 m3 कौन इक्वेशन दे रही थी, ये इक्वेशन भी तो 3 ही रूट दे रही थी, m1 m2 और m3। और m1 m2 m3 कौन है, a b और c। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको सेम ही रूट दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, मतलब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती है ना, वो वाली कंडीशन होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम वहां पे यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 both equations are equal, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं बेटा कि ये इक्वेशन ले लेते हैं, कितना चल रहा है आपके पास में, a m क्यूब प्लस, तो ये हो गया कितना, a m क्यूब प्लस ये कितना हो गया, ये m टाइम्स ऑफ 2a माइनस h, 2a माइनस h टाइम्स ऑफ m, और कितना हो गया प्लस k, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये कितना है a m का क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ac टाइम्स ऑफ m माइनस 2af इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इनका मतलब इनके कोफिशिएंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। याद करो जरा, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे सुपर इंपोज होती हैं। इसका मतलब इनके कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, यहां से 1/2 और यहां से भी कितना हो जाएगा 1/2 बराबर होता है। ठीक है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बस 2 मिनट और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। ये कितना हो जाएगा, पहले मैं नीचे वाले को ले रहा हूँ फिर ऊपर वाले को, तो a/a ये कितना है 4a स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन कितना है 2a माइनस h, और यहां से माइनस 4af डिवाइडेड बाय कितना हो गया k, तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो माइनस 4af अपॉन k इज इक्वल्स टू 1, मतलब f आपको मिल जाएगा माइनस k अपॉन 4a। और यहां से अगर मैं इसका g कंसीडर करना चाहूंगा, और यहां से अगर मैं इसका g कंसीडर करना चाहूंगा, तो यहां से देखिए इसको मैं इसके बराबर करूंगा, वहां से मुझे g की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें मिल गई हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए और g की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। प्लीज यहां से g की वैल्यू और निकाल लीजिए। अच्छा, एक चीज यहां पे कॉमन है, वो चीज मैं हटा भी सकता था, है ना, ये चीज यहां पे कॉमन है। यहां पे देखिए a और a यहां पे कॉमन है, तो मैं एक कंपैरिजन करने से पहले मैं यहां से a को कॉमन निकाल के रिमूव भी कर सकता हूं। तो यहां से एक यहां से उड़ गया, यहां से उड़ गया और यहां से उड़ गया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, चाहे तो a मैंने कॉमन निकाल लिया, उससे मुझे फायदा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा a नहीं आएगा, वैसे वो बाद में कैंसिल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/a में लेता,
इसमें से ए उड़ाता, तब भी यही सेम रिजल्ट आता आपके पास में एफ की वैल्यू निकालने के लिए। और जब मैं इसे जी से कंपेयर करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, ये जी के बराबर आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2, ये g हो जाएगा। बस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास कितनी थी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू को नॉर्मल पॉइंट्स, वो कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy इज इक्वल्स टू 0। दोनों की वैल्यू उठा के डाल देता हूं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो इसको g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2g, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2a प्लस एच टाइम्स ऑफ कितना हो गया x। अच्छा यहां से 2 इधर भेज दूंगा तो 2f, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के अपॉन 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये मेरी बेटा फाइनल इक्वेशन है जो मुझे याद रखनी है। अगर एक सर्कल कहां से पास कर रहा है, को नॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन कितना होना चाहिए, ये वाला पोर्शन आपके पास में होना चाहिए। अच्छा ए वाला हिस्सा, एक सेकंड, इसमें ए कॉमन है क्या, एक सेकंड कंपैरिजन देख रहा हूं बस मैं। यहां पे क्या था, यहां पे यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, यस ए स्क्वायर चल रहा है ना, ये यहां से देखो ए स्क्वायर है ना, यहाँ सब जगह ए स्क्वायर चल रहा था यार, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे भी नीचे ये आ रहा होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा ए स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान दे दिया है, ठीक है। हमें फाइनल इक्वेशन में यहाँ पे भी कितना करना होगा, ए स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट ए स्क्वायर, ये 3 रूट रखेगा, ये यहां से देखेंगे तो यहाँ पे अभी एक ए बचेगा। चलिए ये बहुत बोरिंग और बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो ऑब्वियसली इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, पर फिर भी ठीक है। तो a अपॉन ए कैंसिल होगा, ठीक है, तब भी आपके पास ये रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4af में भी देख लेता हूं, अगर ए स्क्वायर वाला पार्ट था तो कोई मिस्टेक ना हो, मतलब यस यहां से मतलब ये पार्ट नहीं होना चाहिए, ये पार्ट नहीं होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बार छोटा सा फटाफट इसका ब्रीफ दे देता हूं यार, बहुत लंबा डेरिवेशन है, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, ये एकदम सही है, बस इतना सा आपको याद रखना है, बस छोटा सा हम देखते हैं यार क्या दे रखा है। ये एक मैं बता रहा हूं, मैं फिर से एक बार इसको, यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे में, जो एडवांस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एच कॉमा के पॉइंट है, ए बी सी 3 मेरे पास वो पॉइंट है जहां से ये कॉमन नॉर्मल पॉइंट बन रहा है, एच कॉमा के से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए, तो ये ए बी सी को नॉर्मल है पैराबोला पे, वहां से मैंने एक सर्कल को पास कराया, तो मैंने बोला अगर ये को नॉर्मल है तो ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन है, इसमें ये जो जनरल पॉइंट है वो इसको क्या करेगा, मतलब ये h कॉमा k जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई किया, एक क्यूबिक इक्वेशन बना, इसके मतलब इसके 3 रूट मतलब a b c की 3 डिफरेंट वैल्यूज। तो मैंने क्या बोला, वो 3 रूट मेरे को m1 m2 m3 के रिलेशंस देंगे। फिर मैंने बोला कि मान लेते हैं इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर लेता है, तो इसका मतलब जनरल पॉइंट ऑफ पैराबोला और सर्कल
एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो am स्क्वायर 2am को मैंने इसके अंदर उठा के डाल दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर उठा के डाला, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया। ध्यान दीजिए, मुझसे मिस्टेक हो गई थी पहले, यहाँ पे a स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे नहीं दिया, उसकी वजह से मेरा लास्ट का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ाया, और जैसे मैंने चेंज किया बाद में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन आया। अब मैंने बोला भैया देखो ये पावर 4 बन रहा है, तो इसके 4 रूट रहेंगे, m1 m2 m3 और m4। m1 के लिए, क्योंकि इसमें मैंने सेटिस्फाई कराया था am स्क्वायर 2a माइनस 2am, तो m1 के लिए ये वाला आ जाएगा, m2 के लिए ये, m3 के लिए ये, m4 के लिए ये। फिर मैंने क्या बोला कि भैया इसके 4 रूट हुए ना, m1 m2 m3 m4, तो उनका रिलेशन भी हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकाला। एक सिंगल सिंगल का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम और चार चार के प्रोडक्ट का सम। तो मैंने देखा सिंगल सिंगल का जो सम आया वो 0 आया, और यहाँ पे m1 m2 m3 का सम भी कितना है 0, मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, तो m4 कितना हो गया 0। m4 0 होने का मतलब है ये पॉइंट कितना हो गया 0,0, मतलब फोर्थ पॉइंट जो पैराबोला और सर्कल के अंदर कॉमन होगा अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, वो हो जाएगा 0,0। बस मैंने 0,0 सर्कल के अंदर सेटिस्फाई कराया, ये सर्कल की इक्वेशन आ गया। अब मेरे इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए, उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ये इक्वेशन को हमने बाहर लिया यार, ये ले लिया, उसमें मैंने बोला कि भैया c पार्ट 0 हो गया, c 0 हो गया, ये इक्वेशन बनी। इसमें से मैंने देखा कि m यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, मैंने m कॉमन निकाल लिया, m की वैल्यू 0, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, m की वैल्यू 0 आने से 0,0 पॉइंट आया। बचा आपके पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन, अभी आपको 3 रूट देगा, एक देगा m1, दूसरा देगा m2, तीसरा देगा m3। अब मैंने क्या बोला, यहां पे भी मैंने लिखा नहीं, हाँ, तो ये अभी आपको 3 रूट देगा, m1 m2 m3। अभी 3 रूट और एक इक्वेशन दे रही थी आपको, वो कौन दे रहा था, ये सेम 3 रूट्स। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगी, इसका मतलब इन्हें हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां से a कॉमन निकाला और इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया। जैसे मैंने कोफिशिएंट्स का रेशियो लिया, जैसे मैंने कोफिशिएंट्स का रेशियो लिया, तो यहां से मेरे पास में क्या आ गया, ये इसके बराबर किया तो यहां से f की वैल्यू आ गई, ये इसके बराबर किया तो वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, g की वैल्यू आ गई। तो यहां से और यहां से भी जो हल्की मिस्टेक थी वो हम लोगों ने उड़ा दी, ठीक है। तो यहां से g की वैल्यू आ गई, बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास g भी आ गया, f भी आ गया, उसे मैंने सर्कल के अंदर उठा के डाल दिया, ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कोनॉर्मल पॉइंट से जो सर्कल पास होता होगा उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस h टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x माइनस k बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां पे भी y आना चाहिए, k माइनस k बाई 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर उसने बोल दिया कि भैया एक, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता बनेगा। कैसे, वो बोलेगा कि भाई आपके पास में क्या था, एक सर्कल है जो कोनॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप फटाक से ये इक्वेशन लिख दोगे, है ना। तो फिर उसके बाद बोलेगा उस सर्कल पे हमने एक टेंजेंट बना दी, तो उस टेंजेंट की कंडीशन बताओ। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में हमेशा मिलजुल के बनेगा, तो ये यहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां तक बताइए। अब एक बार नोट कर लीजिए, अगर कोई कुछ किसी जगह पूछना है, करेक्शन मैंने ऑलरेडी सारे कर दिए हैं, कोई मिस्टेक है तो प्लीज और बता दीजिएगा मुझे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक यही सबसे बड़ा डेरिवेशन आपने देखा होगा, फटाक से इसे नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन डन। अरे बोलो, मुझे पता है पूरी क्लास इसी में निकल गई। ऐसा ही होता है बेटा, जेई की प्रिपरेशन थोड़ा सा इत्मीनान से करनी पड़ती है। डन, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, आगे समझ में। आपको देखना पड़ेगा एक बार और इस डेरिवेशन सर के लिए, देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आज ही आज में। बताइए और कोई डाउट है किसी को? कोई फिलहाल तो नहीं है सर। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेरिवेशन और कहां मिलेगा आपको, जो भी स्टैंडर्ड बुक से सब में डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है।
कई जगह जो आप छोटे जो डायरेक्ट एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिट्स हो गया, वीआईटी हो गया, है ना, इस टाइप की एग्जाम्स में क्या होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ऐसा फॉर्मूला बता दो, क्योंकि बिट्स में ना बहुत फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता है उसका, एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड होता है। आज केवल सर्कल आएगा, संडे के टेस्ट में केवल सर्कल आएगा बच्चे। ओके सर। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इलिप्स शुरू कर देंगे। मुझे दो चीजें और बतानी है इसमें, एक मुझे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बतानी है, और मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और जो मिडिल पॉइंट से पास होने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल्स टू 0 होता है, बस वो लिखवाना है। मिडिल जो होता है वो t इज इक्वल्स टू s1 होता है, और क्या बोलते हैं लास्ट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, वो आपकी मिरर की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। बस खत्म पैराबोला। पैराबोला की शीट में आपकी अपलोड करवा देता हूं, क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर देंगे उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मिले नेक्स्ट क्लास में। यस सर। चलिए।